आज के लेसन में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स का एक्सप्रेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने ऑपरेटर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा भी है, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपने देखा हो तो हमने पहले आपको टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बताई थी। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिससे हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस बना लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग रिलेशनल एक्सप्रेशंस बनाते हैं। और आज हम सीखेंगे लॉजिकल और यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स फॉर एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की अगर आपको याद हो तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हम एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं जो कि हमारे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हम सीख चुके हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह अपनी पहली वाली क्लासेस में रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ किया था जिससे हम दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर रहे थे, चाहे इजिकल्स टू लगाएं चाहे नॉट इक्वल टू लगाएं। ठीक है। या चाहे तो हम लोग टेम्परेचर को जो है कंपेयर करते थे नॉर्मल के साथ, अगर अबव होगा तो फीवर आएगा वरना नॉर्मल टेम्परेचर शो होगा। ठीक है। ये हमने छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस की थी जिसमें हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ सीख रहे थे। ठीक है जी। तो अब जो आज बात शुरू होती है वो होती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। सूरज समझें ध्यान से, बहुत तवज्जो के साथ। और ये बहुत इजी है समझने में, कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। तो आप ये देखें कि आपके पास अगर आप और ऑपरेटर यूज़ करते हैं या एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तीन ऑपरेटर जो हैं ये तीनों के तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। सी लैंग्वेज में एंड ऑपरेटर के लिए हम लोग ये दो एंड के साइन यूज़ करते हैं और ऑपरेटर के लिए हम लोग ये साइन यूज़ करते हैं। ठीक है। ये शिफ्ट से ऊपर वाली कीज़ होती हैं जिसको आप 2 टाइम्स प्रेस करके यूज़ करते हैं, और ऑपरेटर वाला काम करती है। और ये आपके पास नॉट का जो है काम करती है। ये शिफ्ट दबाकर अगर आप 1 की प्रेस करेंगे तो आपको शो हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं दो, यानी हम एक रिलेशन ऑपरेटर को भी कंपेयर कर रहे हैं दूसरे रिलेशन ऑपरेटर को, यानी कि हम दो मरतबा कंपैरिजन करवा रहे हैं अपने डेटा में। हम चाहते हैं कि ये इधर पहले इधर भी कंपेयर हो फिर इधर भी कंपेयर हो। ठीक है। अगर ये दोनों साइड पे ट्रू होगा तो ये कंडीशन आपकी यस हो जाएगी, अदरवाइज ये नो ही रहेगी। ठीक है। इसका रूल ये है कि दोनों, अगर आप दो ऑपरेशंस के बीच में, दो रिलेशनल ऑपरेटर्स की कंपैरिजन के बीच में अगर आप एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी यही है कि वो दोनों स्टेटमेंट्स जो है टेस्टिंग में ट्रू होनी चाहिए। अगर हम और की बात करें तो उसमें दोनों में से किसी एक जगह भी ट्रू हो जाएगी तो वो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है जी। नॉट में मतलब नॉट ट्रू, ट्रू नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारे पास ट्रू हो गई। चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। हम लोग पहले एंड और को समझते हैं। चलिए जी। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था जिसमें मैंने मल्टीपल इफ़ की कंडीशंस को यूज़ किया था एल्स इफ़ के साथ, कि अगर हमारे पास सी एच बराबर है ए के तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, अगर वरना अगर सी एच बराबर है ई के तो भी ये मैसेज आएगा। तो आप देखें कि मैंने इफ़ और एल्स को नंबर ऑफ़ टाइम यूज़ किया है। ठीक है ना। ये आपकी प्रैक्टिस में बच्चे से आपको ये पता भी कि इस स्टेटमेंट में हम लोग एक सी एच वेरिएबल जो हमने इनपुट किया है, जो हमने वैल्यू इनपुट की है वो सी एच में स्टोर हुई है, और ये चेक कर रहा है कि अगर वो ए है तो इट्स वॉवल प्रिंट करेगा, ई है तो इट्स वॉवल प्रिंट करेगा, आई है तो इट्स वॉवल प्रिंट करेगा, ओ है तो इट्स वॉवल प्रिंट करेगा, यू है तो इट्स वॉवल प्रिंट करेगा, वरना वो अदरवाइज एक मैसेज फिक्स कर देगा इट्स नॉट वॉवल। अब अगर मैं इसको और ऑपरेटर यूज़ करते हुए बनाता हूँ तो ये सारा का सारा काम मैं एक ही इफ़ स्टेटमेंट में वेरीफाई करवा सकता हूँ। और ऑपरेटर का रूल ये है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, और हमें यही चाहिए, हम एक ही करेक्टर इनपुट करवा रहे हैं तो या तो वो ए होगा या ई होगा या आई होगा या ओ होगा या यू होगा। अब देखिए मैंने इन सब इस स्टेटमेंट के बीच में या का वर्ड यूज़ किया है कि या तो वो हमने जो लेटर इनपुट किया है या तो वो ए होगा या वो ई होगा या वो आई होगा या वो ओ होगा या वो यू होगा, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास इसमें से हम कोई भी लेटर इंटर कर देते हैं, ये और ऑपरेटर क्या करेगा, पहले इसको चेक करेगा, बोलेगा या इसको फिर चेक करेगा, इनमें से कोई भी अगर एक ट्रू हो जाएगी तो इट्स वॉवल का मैसेज हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली आपके सामने इसका प्रोग्राम कुछ ऐसा है, आप चाहें तो इस प्रोग्राम को बनाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो वो जो हमने इतनी सारी लाइनों में काम किया था वो सारा का सारा काम हमारा शॉर्ट होकर के हाफ लाइंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। आप देख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैंने ऐड की है, वो क्या है कि ये जो हमारा प्रोग्राम था इससे पहले वाला, ये सिर्फ
सिर्फ स्मॉल ABCD AEIOU, अगर हम कैपिटल में AEIOU दे देंगे तो वो दिखाएगा इट्स नॉट वॉवल, क्योंकि हमने तो उसको फिक्स किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर्स के लिए। लेकिन मैं एक स्टेटमेंट का और इजाफा कर रहा हूँ, स्मॉल बी में भी टेस्ट करवा रहा हूँ और एल्स इफ लगाकर कैपिटल वोवल्स में भी इसको वेरीफाई करवा रहा हूँ। दोनों कंडीशन पे ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इस तरह बनाता तो ये बहुत सारी और स्टेटमेंट्स पड़ जाती, लेकिन आप देखें इसको हमने और शॉर्ट कर लिया है। हमने एक दो लाइन का और इजाफा किया। अब ये कैपिटल और स्मॉल दोनों वॉवल्स को जो है हमारे पास टेस्ट करके प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम छोटा सा ये हमने तरीके से समझ लिया। अब हम आते हैं एंड ऑपरेटर की तरफ। इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप देखें मैंने यहाँ पे क्या किया कि परसेंटेज इजिकल्स टू 66। आप देख सकते हैं इस पर परसेंटेज जो है वो 66 के इक्वल है। और यहाँ पर हमने एक टेस्टिंग करवाई है कि अगर हमारी परसेंटेज 80 से अबव हो एंड परसेंटेज लेस देन 90 हो। अब इसमें दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। तो आप देखें परसेंटेज, क्या ये 80 से अबव है 66? नहीं, 80 से तो अबव नहीं है हमारे पास। ये 66 जो हमारे पास वैल्यू है ये 80 से तो अबव नहीं है, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। एंड परसेंटेज इज लेस देन 90, हाँ ये 90 से तो लेस है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। पर हमने चूंकि बीच में इसके एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, एंड का मतलब ये है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग, ठीक है, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू इन टेस्टिंग। तो ये इसको स्किप करेगा, क्योंकि एंड का रूल ये है कि दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए। वो इसको स्किप करके यहाँ आ जाएगा। अगली स्टेटमेंट हमने दी है कि भाई वरना अगर हमारे पास परसेंटेज, अच्छा इसमें एल्स ज़रूर लगाइएगा आप, ठीक है, ये मिसिंग है मेरे पास यहाँ स्टेटमेंट में, इसमें एल्स हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, एल्स इफ। तो वरना अगर हमारे पास परसेंटेज 70 से अबव है एंड 80 से लेस है, तो इसमें भी आप देखें फर्स्ट टेस्टिंग आपकी फॉल्स है, सेकंड स्टेट आपकी ट्रू है। ठीक है, अगर आप देखेंगे परसेंटेज 60 से अबव तो 66 से अबव तो है, पर से लेस है, तो ये हमारे पास भी ट्रू फॉल्स में, लेकिन इसकी शर्त ये कि दोनों ट्रू होनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट टेस्टिंग करते हैं कि अगर हमारी परसेंटेज 60 से अबव है, 60 से अबव है, यस 60 से अबव है भाई, एंड परसेंटेज लेस देन 70, 70 से भी हमारे पास लेस होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो पता चला फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कंडीशंस आर ट्रू इन टेस्टिंग, दोनों की दोनों कंडीशन हमारे पास टेस्टिंग में ट्रू हो गई है, तो वो क्या ग्रेड प्रिंट कर देगा, बी। तो बाय द हेल्प ऑफ हमने एंड ऑपरेटर क्या किया, इसको टेस्ट कर लिया, एक क्राइटेरिया में, एक रेंज में हमने इसको कंपेयर कर लिया। ठीक है, इसकी मदद से हम बहुत अच्छे से प्रोग्राम्स बना सकते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम को लेकर। प्रॉब्लम ये है, यासिर इज इन ऑनर ऑफ अ कंपनी, ही हायर अवर स्टाफ मेंबर्स इन ग्रेडिंग स्केल एट गिवन कंडीशन। ठीक है, यासिर कंपनी का ऑनर है और वो अपने मेंबर्स को ग्रेडिंग स्केल्स में हायर करता है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर उसका जो एम्प्लॉय है उसका ग्रेड 18 to 16 होगा, ठीक है, तो उसकी बेसिक सैलरी जो होगी वो हमारे पास 1,50,000 होगी। ठीक है जी, अगर हमारे पास, ओके, हम दूसरे स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। अगर आप देखें तो दूसरे स्टेटमेंट में ये हमारे पास बताया गया कि अगर हमारे पास उसका जो ग्रेडिंग स्केल है वो 15 to 13 के दरमियान में अगर है तो उसकी सैलरी 1 लाख होनी चाहिए। अगर ग्रेड 12 to 10 के दरमियान में है तो 50,000 होनी चाहिए, और ग्रेड 11 to 7 है तो 40,000 होनी चाहिए, और कांस्टेंट बाकी सबकी जो है हमारे पास वो 30,000 होनी चाहिए। और उसमें ये भी कहा गया है कि हमें जो है 3% मेडिकल अलाउंस जो उसकी बेसिक सैलरी से हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है 3%। ठीक है, और इसी तरह हमें डिडक्ट करना है 8% हाउस अलाउंस के लिए उसकी बेसिक सैलरी से। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके सोल्यूशन की तरफ हम लोग आ रहे हैं। इसमें सबसे ख़ास बात प्रॉब्लम में ये है कि इसमें हम अब तक जो कुछ भी सीखा ना उन तमाम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा आप, इसकी कोडिंग कुछ ऐसी है। तो इस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं हमने इंटीजर में वेरिएबल लिए हैं EGR। अब EGR हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय ग्रेड के लिए हम लोगों ने EGR यूज़ किया है। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं BS हमने यूज़ किया है बेसिक सैलरी के लिए, और MA यूज़ किया मेडिकल अलाउंस के लिए, HA यूज़ किया हाउस अलाउंस के लिए, और NA यूज़ किया नेट अमाउंट के लिए, ताकि हम उसकी नेट सैलरी निकाल सकें, नेट अमाउंट उसका निकाल सकें सैलरी का, ठीक है, जो उसके हैंड ओवर होगी। तो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अगर देखें तो हमारे पास क्या करना है, हमें सबसे पहले हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया है इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करें, ये जो शुरू की चंद लाइनें हैं जिनको मैंने डबल स्लैश के साथ लिखा है, याद रखिए कि जो भी स्टेटमेंट्स हम डबल स्लैश देकर टाइप करते हैं वो हमारे पास कमेंट बन जाती हैं, यानी कंपाइलर इसे रीड नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि मैं आपको पता चल सके कि भाई आपने BS वेरिएबल अगर यहाँ पे लिया है तो ये क्या है, आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये बेसिक सैलरी है। EGR क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये EGR जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये EGR जो है एम्प्लॉय का ग्रेड है, जिसको आपने अज्यूम करने के लिए, फ़र्ज़ करने के लिए यहाँ पे EGR का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब हमें वेरिएबल तो चाहिए ना कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो हमने आसानी के साथ इनके वेरिएबल्स की नेमिंग असाइन कर दी, और हमें याद रहे इसके लिए मैंने इनको ऐसा कमेंट बना दिया, कंपाइलर इन्हें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन नहीं पढ़ेगा, कंपाइल करते वक्त, ट्रांसलेट करते वक्त कंपाइलर इन स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ेगा, ये सिर्फ हमारे स्टेटमेंट में एज अ कमेंट काम करेंगी हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया था कि आपको पता चलिए BS क्या है, ये MA क्या है, अच्छा ये HA क्या है, और ये NA वेरिएबल जो है वो क्या है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो हमसे सबसे पहले इसने क्या किया, इंटर एम्प्लॉय ग्रेड, जो कि हमने EGR में एक नंबर इनपुट ले लिया। एग्जाम्पल मैंने इसमें 14 दे दिया, तो वो चेक करेगा कि वो ग्रेड जो हमने दिया है क्या वो 16 से अबव है, क्या वो 18 से लेस है, और हमने बीच में यूज़ किया है इसके एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ज़रूरी क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू। तो 14 जो है वो हमारे पास 16 से लेस है, यानी ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई हमारी, लेकिन ये 18 से लेस है, ये कंडीशन ट्रू है, और एंड ऑपरेटर की शर्त ये है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को वो स्किप कर देगा, ठीक है, जब टेस्ट करेगा तो स्किप कर देगा, इस स्टेटमेंट को आपको प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन तो हमारी फॉल्स है और एक कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है भाई। आगे चलेगा, वो चेक करेगा कि अगर हमारी परसेंट, हमने जो एम्प्लॉय ग्रेड है सॉरी, अगर वो हमारे पास 13 से अबव है और 15 से लेस है, तो 14 जो है अगर आप देखें तो वो इस कंडीशन को प्रोसेस कर रहा है। 14 जो है वो हमारे पास, अगर EGR में मैंने 14 दे दिया, तो 14 13 से अबव है और 15 से लेस है, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास ये कंडीशन यस हो गई। तो उसकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। बाकी स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। अच्छा भाई, उसके बाद उसने क्या किया, उस बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई किया 3 से और डिवाइड किया 100 से, तो ये निकल गया 3% मेडिकल अलाउंस के लिए MA, और इसी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई किया 8 से, डिवाइड किया 100 से, तो उसके पास निकल गया हाउस अलाउंस HA में, ठीक है। अब बेसिक सैलरी में से माइनस होगा मेडिकल अलाउंस और हाउस अलाउंस, और फिर उसके पास उसकी नेट अमाउंट जो है उसका वो बन जाएगा NA में, और वो उसको यहाँ पे हमने %F के ज़रिए इसको हमने शो करवा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आउटपुट करवा। अब हमारे पास हर वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है। अब चूँकि ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो बेसिक सैलरी में 1 लाख हमारे पास आ गया, BS में 1 लाख आ गया। उस बेसिक सैलरी को उसने मल्टीप्लाई किया 3 से, डिवाइड किया 100 से, तो मेडिकल अलाउंस में भी वैल्यू आ गई। इसी तरह 8% निकाला तो हाउस अलाउंस में भी वैल्यू आ गई, और इस सब में हमने एक अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा के प्रोसेस करवाया, तो इसमें हमें जो है एक नेट अमाउंट भी सैलरी का आ गया है। अब ये इसको शो कर रहा है, बेसिक सैलरी जितनी भी होगी हमें शो करेगा, फिर मेडिकल अलाउंस उसका जितना होगा शो करेगा, जितना उसके पास हाउस अलाउंस होगा शो करेगा, जितना सैलरी अमाउंट उसका नेट सैलरी अमाउंट बनेगा वो भी हमें शो करेगा, ठीक है। अब ये %.2F जो मैंने लगाया है यहाँ पे, इसका काम क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स की वैल्यू में जो वैल्यूज़ आती है ना वो नहीं आएंगी, पॉइंट के पास सिर्फ 2 डेसिमल हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, सब में हमने इसी तरह से करवाया, ठीक है। ये हमने फ्लोट की फॉर्मेटिंग दी, जिसको हम पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम इसको रन करके हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारे पास कैसा रिजल्ट देगी रन होने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आउटपुट है, चेक कर लेते हैं। तो आप ये देखें कि मैंने जैसे इस प्रोग्राम को रन किया तो मैंने यहाँ पे ग्रेड एंटर किया 14,
तो 14 ग्रेड इंटर करते ही मेरे पास आप देख सकते हैं कि उसकी बेसिक सैलरी 1 लाख आ गई है। उसका मेडिकल अलाउंस 3000 3% निकल गया, हाउस अलाउंस 8% 8000 निकल गया है, और उसकी जो नेट सैलरी बनी है वो 89,000 उसको हैंड ओवर की जाएगी। ठीक है भाई, तो वो जो हमारी कोडिंग थी उसकी प्रोसेस के मुताबिक हमारे पास ये इस कोडिंग का रिज़ल्ट है। आप देखिएगा, मैं इसको मज़ीद फिर नेक्स्ट करता हूँ आगे, थोड़ा चेंज करते हैं इसको। ये आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा हमारे पास किस तरह से ये सैलरी प्रोसेस करके निकाल रहा है। ठीक है, तो इस वक्त अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो कंडीशन ट्रू हुई है वो उसी को फोकस कर रहा है 1 लाख की। ठीक है, और 3000 हमारे पास शो कर रहा है। चलिए भाई हम इसको फिर दोबारा से क्लोज करके एक और न्यू वैल्यू इसमें ऐड, ग्रेड नया ऐड करते हैं। अब मैंने यहाँ पे ग्रेड दे दिया है 17, तो आपके पास देखें 1,50,000 इसकी सैलरी आ रही है, उसी हिसाब से इसको प्रोसेस करके दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जी, ऐसे करते हैं कि इसमें 6 पुट करते हैं, तो आप देखें आपके पास 6 की एक हमारे पास क्या था, उसमें हमने कहीं पे 6 की तो ग्रेडिंग टेस्टिंग करवाई थी, लेकिन हमने एल्स में रखा था कि फिर हमारे पास 30,000 फिक्स कर दे, उस हिसाब से फिर वो उसका जो भी अमाउंट बन रहा है वो उसको सैलरी मिल रही है। ठीक है, और हमारे पास एक और टेस्टिंग हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, इसको सैलरी डॉट सी के साथ इसको सेव करना है, ये मैं आपको पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ कि हमें किस तरह से प्रोग्राम्स को सेव करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी है उसमें मैं इंशाअल्लाह आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप वो प्रॉब्लम्स कोशिश करके सॉल्व करें और वो आप मुझे सेंड करें। जब तक आप मेरे पिछले प्रोग्राम्स की वीडियोस नहीं देखेंगे तो आप इस लेवल को अचीव नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो मेरी पिछली वीडियोस को देखें और उसके बाद फिर जो है इनके सॉल्यूशंस की तरफ आएँ। ठीक है, और इसके इंशाल्लाह इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं गूगल क्लासरूम जो है आप सबके लिए बुलाने वाला हूँ, ताकि हम सब लोग इंटरेक्ट करके आपस में उसको प्रोसेस कर सकें, चल सकें उसके साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो हम एक टाइम डिसाइड करके एक दिन आप लोगों के साथ में लाइव क्लास अपनी कनेक्ट करूँगा, ताकि मैं आप लोगों के व्यूज़ भी सुन सकूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।